Hello students, welcome to my channel Digital Students. So in this video I will explain you concept of monetary policy. ठीक है, तो concept of monetary policy के बारे में हम सीखने वाले हैं और इससे जो इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो उसमें आज हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी सीखने वाले हैं। बाकी क्वालिटेटिव वाले जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो भी वीडियोस इस चैप्टर की अपलोड हुए हैं, अगर आपसे मिस हुई है तो आप मेरे एक बार चैनल पे विजिट कर लो, ठीक है। फिर पहले ये लेते थे पहले, फिर विजिट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी विच रेगुलेट्स द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो डिमांड और मनी, किसी सप्लाई, डिमांड और सप्लाई किसी मनी की डिसाइड करे, वो पॉलिसी क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, एसेंशियल है टू रेगुलेट, हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है कि दिस एज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंड इम्पोर्ट जो है द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एंड हमें जो है ना डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब समझो ये एसेंशियल क्यों है, यहाँ पे एसेंशियल लिखा है क्योंकि अगर इम्बैलेंस हो जाए डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी में, तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है, डिफ्लेशन भी हो सकता है और इंडियन करेंसी भी जो है उसकी वैल्यू जो है डिस्टेबलाइज हो सकती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डिफरेंट बिटवीन की शेप में कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या थी और अब क्या है, ठीक है। तो पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द, हम कैसे कह रहे हैं, देखो पहले हम पढ़ने वाले हैं अर्लियर टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी को क्या माना जाता था? रेगुलेट द वैल्यू ऑफ मनी। फिर हमें तो वैल्यू ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ मनी और नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ मनी, ठीक है ना। इन तीन बातों को ध्यान रखा जाता था जब पहले था मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो क्या ध्यान दिया जाता है? द मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ होती है और पहले वॉल्यूम, वैल्यू और नेचर के लिए यूज़ होती थी। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा है। और भी है, चलो बढ़ते हैं। अब सिंपल मीनिंग भर रहे हैं। द पॉलिसी अंडरटेकन की जाए द अपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सर्वोच्च बैंक, अपेक्स मतलब सर्वोच्च बैंक जो है वो पॉलिसी बनाए, रेगुलेट करे सप्लाई ऑफ मनी को इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कीपिंग विथ कंसिडरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया कि सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर मनी एक साथ इतनी सारी मार्केट में आ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मनी मार्केट में बहुत कम है तो मंदी आ जाएगी, और जिससे क्या होगा, तो अगर सप्लाई और डिमांड चेंज हो, इम्बैलेंस हो, तो इसी वजह से मार्केट में जो है सिचुएशन ख़राब हो जाती है। इसीलिए ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता रखने के लिए कंसिडरेशन किया जाता है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो हमें इन्हीं पैसों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक का हित में करना है, इसलिए इससे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये पूरी मीनिंग है, आया समझ में। अब देखो दो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम है जनरल मेजर
और क्वालिटेटिव का दूसरा नाम है सिलेक्टिव, ठीक है। तो इससे दूसरे नाम भी एग्जाम में आता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये रहा सिलेक्टिव। इसका दूसरा नाम जनरल मेजर, ठीक है। तो ये चार्ट आपका आ सकता है 1 मार्क में, जी बताओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये चार्ट याद रख दो, आपको 1 मार्क दिलाने में ये हेल्प करने वाला है। अब देखो क्वांटिटेटिव में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं कि इससे क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला है बेंच रेट, ठीक है। अब बेंच रेट क्या है ये समझते हैं, ये क्या है। तो क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव मेजर है। व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड दे बोरो फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से फंड लेते हैं। अब क्या होता है टू रिक्वायर्ड, अब क्या होता है, अब उनको एट विच आरबीआई क्या करती है, लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बेंच रेट। ये बेंच रेट की मीनिंग है, याद कर लो, आता है एग्जाम में, क्या है। तो टू रिच्यूट एट विच, मतलब जिस भाव पे आरबीआई जो है लैंड करती है मनी कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बेंच रेट। ये 3 लाइन याद करो, ये तीनों तो आपको जो है 1 मार्क दिलाने में हेल्प करने वाले हैं। अब दिस पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंकिंग वेरी जो है द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी, ठीक है। ये आता है एग्जाम में 1 मार्क में कि चीप मनी पॉलिसी किसे बोला जाता है, जब बैंक रेट बहुत कम हो, इंटरेस्ट कम लिया जाए लोन पे। बट द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई द कॉल्ड क्या बोला जाता है, एक्सपेंसिव बोला जाता है, या तो डियर बोला जाता है, डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। तो ये याद कर लो। डैट मीन्स आपको ये पूरा पेज ही याद रखना है, जिससे आपको कहीं भी एग्जाम में आए, MCQ 1 मार्क या 2 मार्क आपको हेल्पफुल हो। तो ये हमने पहला पढ़ा क्वांटिटेटिव का, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 2nd नंबर, हम उसका नाम है रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। अब देखो रिपो रेट क्या है, जब बैंक को, कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन चाहिए तो कौन देता है, आरबीआई, उसे बोला जाता है बेंच रेट। बट जब रिपो रेट नाम आए तो समझ जाना, रिपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन ले रही है और सामने सिक्योरिटी भी दे रही है, ठीक है। और रिवर्स रिपो रेट क्या है, रिवर्स रिपो रेट क्या है कि आरबीआई अपनी सिक्योरिटी से कमर्शियल बैंक को देके उनसे पैसे बोरो कर रही है, ठीक है। तो आ जाए रिपो रिवर्स में, रिपो में कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी देके पैसे लेती है और रिवर्स रिपो में ऐसा उल्टा होता है। रिवर्स रिपो में क्या होता है, रिवर्स रिपो में आरबीआई पैसे लेती है, सामने से सिक्योरिटीज लेती है। तो चलो अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम समझेंगे व्हेन कमर्शियल बैंक्स जो है फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड रिक्वायर होता है, समटाइम फॉर, देखो ये एग्जाम में आ सकता है, कितने दिन, 1 डे हो सकता है, 7 डेज, 15 डेज और एक्सेट्रा। अब दे सेल सम सिक्योरिटीज, ठीक है, सेल करती है विच आर हेल्ड बाय देम द आरबीआई जो है विथ रीपरचेस एग्रीमेंट एट अ पर्टिकुलर रेट, ठीक है। तो क्या होता है, रीपरचेस जो है करती है, मतलब ऐसा जो है सिक्योरिटीज रखवाती है और उनको बोला जाता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर आपसे परचेज करने वाले हैं, रीपरचेज करने वाले हैं। अब दिस रेट इज कॉल्ड रिपो रेट। द वर्ड रिपो जो है इज यूज्ड फॉर द रीपरचेज, जो टर्म है रीपरचेज उसके लिए। अब नेक्स्ट आ रहा है रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट मीन्स द एग्रीड अपॉन रेट एट विच आरबीआई जो है रिक्वायर्स इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, क्या करती है वो उनके पास देती है बैंक्स इन दी इवेंट व्हेन द आरबीआई हैज़ टू बोरो, क्या करती है कमर्शियल बैंक को देती है और सामने से बोरो करती है मनी फॉर शॉर्ट टर्म फंड
फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज विथ दी क्या विथ दी कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो आया समझ में दोनों दी मीनिंग। अब नेक्स्ट पर नेक्स्ट है हमारा स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी। ठीक है, तब क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल a situation a special withdraw for bank to borrow from RBI approved government securities in an emergency situation an acute cash shortage। है जब बहुत ही शॉर्टेज हो जाए तब पैसे लिए जाते हैं RBI से। दिस रेट इज हायर देन रिपो रेट। रिपो रेट में क्या होता है, सिक्योरिटीज रखी जाती है और रेट जो है चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, कौन करता है RBI। ये सेम है बट फ़र्क क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है। इन 2016 दिस रेट वाज 7%। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल स्टेबिलिटी फंड, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसका नाम है MSF। ये फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है, परसेंटेज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। पहले मीनिंग समझ लो, कैश रिजर्व रेशियो की मीनिंग होती है कि जितनी भी बैंक्स होती हैं उन्हें अपने कैश वाले डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंट डिपॉजिट RBI के पास रखवाना पड़ता है फॉर देयर सेफ्टी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसमें क्या बोला है। Under the RBI Act 1934, all commercial banks have to keep certain minimum cash reserve with the RBI। ठीक है, रखना पड़ता है। फिर आगे है इनिशियली CRR फुल फॉर्म आता है, CRR का क्या है, कैश रिजर्व रेशियो was decided to be 5% of demand deposits and 2% of time deposit। टाइम मतलब फिक्स्ड और डिमांड मतलब सेविंग और करंट। अब नहीं तो करंट का तो नहीं हो पाएगा, सेविंग और रिकरिंग वाला। ठीक है, डिमांड में क्या आ रहा है, सेविंग और रिकरिंग, और टाइम में फिक्स्ड। इट वाज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ड बाय RBI की मर्जी है, RBI जितना परसेंट भी CRR कैश रिजर्व रेशियो रखवाए। अब सिंस 1962 CRR इज क्या था, CRR is variable between 3% and 15% of the total deposit of individual banks। 1962 में 3 से 15% के बीच में था। ये वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए ना, तब की बात हो रही है, हमारा टॉपिक है CRR। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तब क्या होता है, RBI बैंक्स से ज़्यादा रेट जो है लेती है CRR का, परसेंटेज ज़्यादा लेती है। सपोज अगर ऐसे 5 या 10% है तो डबल ट्रिपल ले ली, क्यों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी समझो कैसे, सपोज मार्केट में बहुत पैसे आ गए हैं तो RBI जो है कमर्शियल बैंक के पास लोग जाएँ तो वैसे डिपॉजिट रखवाने के लिए जितनी भी डिपॉजिट आती है कमर्शियल बैंक के पास, उनको कुछ फिक्स अमाउंट RBI को देनी पड़ती है एज ए CRR। तो RBI क्या करता है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना बढ़ा देता है। आई मीन टू से रेट ऑफ CRR 20 से 30%। अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसे RBI को दे देगी तो कमर्शियल बैंक के पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे लोगों को उधार लेने के लिए, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे ना। सपोज एज एग्जाम्पल 100 रुपये में से अगर 30 रुपये रखवा रहे हैं RBI के पास, राइट, तो बाकी की जो 70 है उसमें से बैंक को थोड़ा बहुत अपने पास भी रखने पड़ेंगे और बाकी के लैंड भी करने हैं। तो इसलिए फिर क्या बैंक लैंड कम करती है। ये RBI जो है इन्फ्लेशन कम करने के लिए ऐसा करती है, और जब डिफ्लेशन हो ऐसा उल्टा होता है। आया समझ में, जब इन्फ्लेशन हो ना तो CRR का रेशो ज़्यादा होता है और डिफ्लेशन में CRR का रेशो कम होता है। सिंपल याद तो बोले, एग्जाम्पल नहीं याद तो भी चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब देखो बैंक के पास सिर्फ पैसे आते हैं, आपको पता है बैंक के पास तो गोल्ड भी आता है। ठीक है, तो उससे SLR ये सब शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडिया द
अंडर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंडर दी बैंक रेजोल्यूशन एट 1949 ऑल बैंक हैव टू मेंटेन इक्वल टू एंड नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट डिमांड हो या टाइम इन द फॉर्म ऑफ कैश बोल्ड एंड क्या हो और कोई भी इन्वेस्टमेंट टाइप हो, ठीक है। तो इससे मीनिंग समझते हैं कि SLR जितना भी हो, जितने भी गवर्नमेंट बैंक से पास कैश बोल्ड सब आता है उसका मिनिमम 25% जो है एज SLR रखवाना पड़ता है RBI को। CRR अलग रखवाया जाता है, SLR अलग रखवाया जाता है। ये सब बैंक की सेफ्टी के लिए ही होता है। आया समझ में। अब आगे पढ़ रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसका नाम है OMOS, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं उस बारे में। सच ऑपरेशंस आर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन और डिप्रेशन हुआ या डिफ्लेशन। अब तो ऐसा क्यों होता है? जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है तो RBI बताइए क्या करती है। RBI अपनी सिक्योरिटीज जो हैं वो बेच देती है जब इन्फ्लेशन हो। अब बेचने से क्या होगा, लोग तो खरीदेंगे, तो लोगों के पैसे आ गए RBI के पास। अब अगर उससे डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन मतलब मान लिया जाए तो RBI क्या करती है, लोगों से वो सिक्योरिटीज खरीदती है। खरीदने से क्या होगा, सिक्योरिटीज अंदर गई और पैसे बाहर आए, ठीक है। तो इस तरह मार्केट में पैसे आ गए। आया समझ में, पैसे आना और जाना। तो इस तरह ओपन मार्केट में जो है ऐसे ही होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। अब 7 नंबर जो है हमारा ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट जो है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट शॉट्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सक्लूसिव इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो क्या होता है, जैसे ऊपर वाली ये पॉइंट पर ही ना सेम यही होती है, इसी तरह से होती है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा हो तो RBI क्या करती है, RBI है ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी उतनी ही बना के रखती है, ठीक है। जितनी इन्वेस्टमेंट हो ना सामने उतनी इंडिया की भी सिक्योरिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो RBI क्या करती है, RBI सिक्योरिटीज खरीदती है जैसे इक्वल हो। अगर जो एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज कम है तो RBI अपनी सिक्योरिटी सेल करती है, ठीक है। RBI क्या करती है, हमेशा फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी जो सिक्योरिटी है वो सेम रखती है। अगर कम है तो खरीदती है सिक्योरिटीज़ और ज़्यादा है तो सिक्योरिटीज़ जो है, अगर सिक्योरिटीज़ ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज से तो उनको बेच देती है, ठीक है। तो दोनों को उसको मेंटेन करते चलना पड़ता है। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा बैंक रेट, फिर यहाँ पे पढ़ा रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। देखो नीचे तक पढ़ा था ना, भले स्क्रीनशॉट निकाल के लिख भी सकते हो आप यहाँ पे। फिर निकाला हमने नहीं ये वाला नहीं था, हाँ ये स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। फिर हमने जो है ये पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो, ये पूरा एक पेज में हमने जो है सीखा। फिर हमने सीखा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR पढ़ा। फिर हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा। फिर हमने जो है फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटी सेम होनी चाहिए ये पढ़ा, ठीक है। तो अब आप खुद भी एक बार लिख लो, लिख के आपको एक बार ये वीडियो फिर से लिखनी है जिससे आपको पूरी रिवाइज हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर पहले वाली कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। और जो भी हो कुछ कमेंट करके पूछना है तो कमेंट करके आप अपनी डिफ़िकल्टी सॉल्व करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।